एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े आर्म्स डील साइन की जा रही है और मुझे ये लगता है कि ये आर्म्स डील गुडविल के लिए नहीं, ये आर्म डील एक तरीके का हफ्ता वसूली हम दे रहे हैं फॉर आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मोदी जी को ट्रोल किया जाता है कि वॉर रुकवा दी पॉपा, क्या ये पॉसिबल है? जो वेस्ट के एनालिस्ट बैठे हैं क्या वो अंधे हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के यूक्रेन विजिट से भारत के फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट दिखता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो विजिट था भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूं। चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तभी से दुनिया की जितनी मेजर पावर्स हैं उन सभी कंट्रीज ने अपना अपना साइड चुन लिया है इस वॉर में। सिर्फ एक ही देश ऐसा था जिसने एक न्यूट्रलिटी का पाथ मेंटेन रखा है, और वो है भारत। और इसी न्यूट्रलिटी के पाथ की वजह से भारत पे वेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑल थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द वॉर रहा है। ये प्रेशर और भी ज़्यादा तब बढ़ गया जब प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में रशिया के दौरे पर गए और वहाँ पे उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की, और उनके बीच में जो केमिस्ट्री थी, इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को बिल्कुल भी रास नहीं आई। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कि मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूरे उस दौरे का डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं भारत ने अपना जो रिलेशन था रशिया के साथ उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, उसको और अच्छे से आगे बढ़ाने की बात करी। और ये तब हुआ जब वेस्ट से इस रिलेशन को कर्टेल करने की, इस रिलेशन पे लगाम खींचने की बात की जा रही थी। तब हमने वेस्ट के इशारों के विरुद्ध जाके अपने रिलेशन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है रशिया के साथ, या फिर उस टाइम पे यूएसएसआर के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, हमने उसको अच्छे से कंटिन्यू करने का और उसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात करी। और उसी के बाद से इंडिया पे पड़ने वाला प्रेशर जो वेस्ट के द्वारा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये हम उसी से जान सकते हैं कि चाहे वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर हो, चाहे वो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी हो, जिन्होंने तो सीधा सीधा वॉर इज एट योर डोर स्टेप का धमकी दे दिया था, या फिर वो डोनाल्ड लू हो, जो कि एक बहुत ही कुख्यात इंसान है। कंट्रीज को, देशों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सरकारें पलटने में इनकी महारत कही जाती है। इन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी के इस रशिया विजिट के ऊपर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मैं उन स्टेटमेंट्स को यहाँ साइड में रिप्रेजेंट करूँगा, आप ज़रूर उसके थ्रू आप ज़रूर इन स्टेटमेंट्स को देखिएगा। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इसी दौरे के बाद से भारत और यूएस के संबंध काफ़ी डाउन हिल चले गए, काफ़ी बिगड़ने लगे हैं, और अभी के सिनेरियो में रिलेशंस काफ़ी ख़राब ही हैं। हालांकि हमारे रक्षा मंत्री वहाँ पे यूएस के दौरे पर हैं और एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े आर्म्स डील साइन की जा रही है, और मुझे ये लगता है कि ये आर्म्स डील गुडविल के लिए नहीं, ये आर्म डील एक तरीके का हफ्ता वसूली हम दे रहे हैं फॉर आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की एक कीमत चुका रहे हैं इन आर्म्स डील के थ्रू। और मेरे को ये लगता है कि इन आर्म्स डील से कुछ हद तक तो फ़ायदा है, बट कई मामलों में हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को इससे बहुत नुकसान ही होना है। कई मीडिया आउटलेट्स में ये भी खबर आ रही है कि भारत यूक्रेन और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ा पीस नेगोशिएटर की तरह काम करेगा। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी को ट्रोल किया जाता है कि वॉर रुकवा दी पॉपा, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, हाँ, कुछ हद तक ये पॉसिबल है कि भारत एक मेजर नेगोशिएटर की तरह काम करे, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि इस दुनिया के जितने भी मेजर पावर स्फीयर्स है, इन सभी ने यूक्रेन और रशिया वॉर के मामले में अपना अपना साइड ले लिया है। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नॉन या फिर एंटी अमेरिकन कंट्रीज़ हो, इन्होंने रशिया का ही साथ देना है। और जो वेस्ट है, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, तो वो मोर और लेस अमेरिका का साथ देंगी, यूक्रेन का साथ देंगी। तो ऐसे में न्यूट्रल प्लेयर्स बहुत कम बचते हैं जिनका दोनों ही पार्टीज़ के साथ, यानी कि यूक्रेन और रशिया के साथ बहुत ही मेजर इंटरेस्ट हो, जो कि भारत का केस है। अब हम समझेंगे कि कैसे भारत फॉरेन पॉलिसी में ये एक शिफ्ट दिख रहा है भारत के फॉरेन पॉलिसी में। तो आइए हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं
तो देखिए, जब से ये प्रधानमंत्री मोदी रशिया में गए हैं, उसी के बाद से एक भारत का इमेज बना था कि हम बहुत ही प्रो रशिया हैं और हम उनसे तेल खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है हम रशिया के इस वॉर को सपोर्ट करते हैं। देखिए, तेल दुनिया ये नहीं समझ पा रही कि जो मार्केट में ऑयल अवेलेबल है वो रशिया के द्वारा दिए जाने वाले क्रूड ऑयल से काफ़ी महंगा है, और हमें जो ऑयल मिल रहा था वो बहुत सस्ते में मिल रहा था। तो भारत और चीन ने दोनों ने रशिया से काफ़ी अमाउंट में तेल खरीदा है और अभी भी खरीद रहे हैं। और चूंकि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और उसको रिफाइन करके बाकी कंट्रीज़ में सेल कर रहा है, इसीलिए जो ऑयल के प्राइसेस है वो काफ़ी हद तक मार्केट में स्टेबल रहे हैं। और अगर भारत ये नहीं करता तो मार्केट में क्रूड ऑयल सप्लाई की कमी होती, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो रेट्स है वो और भी ऊपर चले जाते। तो एक तरीके से भारत और चीन ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीद के मार्केट को स्टेबल रखा है, और इसके लिए दुनिया भारत को या फिर चीन को कभी इसकी सराहना नहीं की जाती है। इवन बिहाइंड क्लोज डोर्स मुझे नहीं लगता कि कोई देश भारत और चीन को इस बात के लिए थैंक यू बोलता होगा कि आप लोगों ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा और इसकी वजह से जो ओवरऑल प्राइसेस है और वो कंट्रोल में है, और मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई की कमी नहीं आई है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज उसको रिफाइन करके आगे बेच रही है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस विजिट के जो कि मोदी यूक्रेन में गए हैं, जो प्रो रशिया इमेज हमारा बन रहा था, वहाँ जाके जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे मुंह ये बात बोली कि जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पे अटैक हुआ वो गलत था, और इसका मतलब सीधा सीधा ये जो निशाना था ये रशिया पे ही लिया गया था, और उन्होंने किसी कोडेड लैंग्वेज में ये नहीं बोला। वहाँ पे इसी मोमेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ज़ेलेंस्की के साथ गले मिले, जिसको कि लेकर जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ गले मिले थे तो वेस्ट में काफ़ी हलचल मच गई थी। तो उन्होंने एक ये चीज़ यहाँ पे भी दिखाई कि जो हक वाली बात है, लोगों को गले लगाने वाली बात है, वो उनका एक खुद का स्टाइल है। वो एक तरीके की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो उसमें गले लगाना एक बहुत कॉमन उनका स्टाइल है। तो इससे जब दोनों देशों के प्रीमियर्स के साथ वो सिमिलर व्यवहार करते हैं तो उससे एक जो हमारी न्यूट्रलिटी वाली स्टांस होती है वो साफ दिखाई देती है। और इसको ये नहीं बोला जा सकता कि भारत इसमें मंकी बैलेंसिंग कर रहा है। मंकी बैलेंसिंग की तो बात ही नहीं उठती है, क्योंकि हम शुरुआत से ही बोल चुके हैं, बता रहे हैं, हमारा स्टैंड यही रहा है कि दोनों पार्टीज़ को नेगोशिएट करना चाहिए और पीसफुली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को अब रोकना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को भी बोला था कि एरा है, ये वॉर का नहीं है, युद्ध का नहीं है। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये जो वेस्ट के एनालिस्ट बैठे हैं, क्या वो अंधे हैं, उन्हें पढ़ाई समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं, या फिर वो जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब नेगोशिएशन में भारत इसलिए भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर होता है तो, लेकिन नेगोशिएशन होने से पहले दोनों पार्टीज़ को एक तरीके से अग्री होना पड़ेगा एक कॉमन ग्राउंड पे कि वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। जब तक दोनों पार्टीज़ यूक्रेन और रशिया इस बात के लिए अग्री नहीं करते हैं कि हाँ वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है, तब तक भारत इसमें कुछ नहीं कर सकता है। भारत का रोल तभी चालू होगा जब पुतिन और ज़ेलेंस्की नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे। बट अभी जैसा हाल दिख रहा है, ऐसा लगता है कि वेस्ट ज़ेलेंस्की को और ज़्यादा पुश कर रहा है एक वॉर को प्रोलॉन्ग करने के लिए, और मोदी जी के कहने या ना कहने से वॉर कितना देर चलेगा इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये वॉर एंडिंग तभी होगी जब नेगोशिएशंस स्टार्ट होंगे, और नेगोशिएशंस तभी स्टार्ट होंगे जब दोनों लीडर्स इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेंगे कि हाँ हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। क्योंकि पुतिन की तरफ से 2022 में ही अराउंड अप्रैल में ही नेगोशिएशंस की बात कही गई थी, बट उस टाइम ज़ेलेंस्की के कान वेस्ट ने भरे थे और उन्होंने जो पीस टॉक्स थी, जो पीस नेगोशिएशंस थी, उनसे अपने पैर पीछे ले लिए। तो अभी भी हालात कुछ ऐसे ही बदले नहीं है। वेस्ट चाहता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा सस्टेन किया जाए, बट आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट जितना ज़्यादा सस्टेन होगा उतना ज़्यादा रशिया के लिए तो ठीक है, बट इसका बुरा इम्पैक्ट जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उन पे ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि इसकी वजह से जो ओवरऑल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं, उनकी वजह से इन जो डेवलपिंग छोटी कंट्रीज़ हैं उनकी अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा, वहाँ महंगाई बढ़ेगी। ग्लोबल साउथ की जब बात करते हैं तो भारत एक लीडरशिप, एक ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे खुद को दर्शाना चाहता है। और ये बात शायद उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी बोली थी कि इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ रहा है और इसलिए वॉर रुकना चाहिए। तो जब प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ की बात करके इन सारी कंट्रीज़ की ओवरऑल पिक्चर दुनिया के सामने रखते हैं, तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के बड़े
प्लान्स की ओर इशारा करता है कि हम ना सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ की भी एक लीडरशिप पोजीशन से बात कर रहे हैं। हम उन छोटी कंट्रीज़ की जो कि अपनी बात उठा नहीं पाते हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, हम उनकी बात कर रहे हैं। और इससे एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैसेज जाता है कि ये जाता है कि हम अपने आप में एक मेजर पावर स्फीयर है, और इसलिए जब वो नेगोशिएट करे इन सारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ और हमारे भारत के इंटरेस्ट को साथ में लेके नेगोशिएट करे, हम अपने इंटरेस्ट के साथ साथ ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को भी टेबल पे रखेंगे, जिससे हमारे कहने पे हमारी भारत की बातों का उस नेगोशिएशन टेबल पे ज़्यादा वजन रहेगा। लेकिन ये नेगोशिएशन तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज़ यूक्रेन और रशिया इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं कि हाँ अब वॉर को रोकना चाहिए। लेकिन ये मुझे अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, अब हम इस एपिसोड के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे अब हम डिस्कस करेंगे वो कारण जिसकी वजह से रशिया हमसे नाराज हो सकता है, पुतिन हमसे नाराज हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसे ही असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, वेयर वी कैन मैनेज टू एनॉय एवरीवन इक्वली। यही मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की परिभाषा है, जो कि ये दिखाता है कि हम सच में न्यूट्रल हैं, क्योंकि हर कोई हमसे बराबर नाराज़ होता है। तो देखिए, जब ये दौरा हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था कि हम यानी कि भारत जो है यूक्रेन से किसी किस्म की डिफेंस कोऑपरेशन की बात करेगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें साफ ये लिखा है कि डिफेंस कोऑपरेशन की बात हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की डिफेंस कोऑपरेशन। तो पहला तो ये है कि भारत शुरुआत से ही इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा यूक्रेन के ज़मीन पर यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन द्वारा कई सारे इंडियन एम्यूनिशंस यूज़ किए जा रहे हैं। कुछ के फोटोज़ मैं यहाँ डालूंगा। और अच्छी बात यह है कि इन सारे एम्यूनिशंस का जो रिव्यू आया है यूक्रेनियंस की तरफ से बहुत अच्छा आया है। मोस्टली ये आर्टिलरी राउंड्स हैं एंड ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा सप्लाई किए गए हैं। तो हमने ये काफ़ी बड़े ट्रेंचेस यूक्रेन में भेजे हैं। हालांकि डायरेक्टली नहीं भेजे हैं, हमने रीराउट करवाए हैं जैसे भी हो सकता है। डायरेक्टली भारत ने कभी यूक्रेन का नाम नहीं लिया है अपने एक्सपोर्ट कस्टमर्स में, बट वी ऑल नो हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा हमारा एचलीज हील है, जिसे कि हम कह सकते हैं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम हथियार हर किस्म का बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी हथियार का इंजन नहीं बना सकते हैं। तो चाहे वो हम LCA तेजस बना लें तो फिर इंजन अमेरिकन होता है, चाहे वो हम डिस्ट्रॉयर या फिर नेवल शिप बना ले, कोई भी नेवल शिप बना ले। हमने एडवांस नेवल शिप्स बनाए हैं जैसे कि कोलकाता क्लास। तो हमारे जितने भी मेजर सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर्स हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम क्लास हो, कोलकाता क्लास हो, और भी काफ़ी टाइम से बने जो रिसेंट डिस्ट्रॉयर्स और नेवी के शिप्स है, उनमें जोरिया जो कि एक यूक्रेनियन कंपनी है, उनके गैस टर्बाइन इंजन्स यूज़ हुए हैं। और हमें इन शिप्स को अब काफ़ी टाइम तक यूज़ करते रहना है। और इसी के लिए आने वाले जितने नए शिप्स हैं और एग्जिस्टिंग शिप्स है, इनकी इंजन की मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूक्रेन से अपने रिलेशंस को वापस नॉर्मलाइज करें। इसलिए हो सकता है कि कुछ मामलों में रशिया से हमारी डिसएग्रीमेंट्स हो। इसी इंजन नेवल शिप के इंजन्स के बाद आता है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में एक बहुत बड़ा पार्ट AN-32 विमान का भी है। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इनमें भी यूक्रेनियन इंजन्स यूज़ होते हैं। इनका भी अपग्रेडेशन होना बाकी है। कुछ का अपग्रेडेशन हुआ है, कुछ का काफ़ी नंबर में इन एयरक्राफ्ट्स का अपग्रेड होना बाकी है। हालांकि एयरबस के जो C295 आने वाले हैं वो तो आ ही रहे हैं, बट ये जो AN-32 विमान है इनमें अभी भी काफ़ी सर्विस लाइफ बची है। और इन इंजन्स को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए हमें यूक्रेन की कंपनीज की सहायता चाहिए। अब बात यह है कि इंजन के मामले में, खासकर कि नेवल इंजन के मामले में, मैरीटाइम गैस टर्बाइन इंजन्स के मामले में भारत अभी तक दूसरे देशों पर ही निर्भर है। बट रिसेंटली कुछ सालों में कंपनी जैसे कि BHEL और भारत फोर्ज ने अपना गैस टर्बाइन इंजन्स बनाने का काम शुरू किया है। बट इसको भी एक कमर्शियल प्रोडक्ट के फेज़ में आते आते करीबन 8 से 9 साल लग जाएंगे। और तब तक के लिए हमें जो एग्जिस्टिंग इंजन्स है उनके मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें यूक्रेन से पार्ट्स की सप्लाई टाइमली मिलती रहे। और इसलिए ज़रूरी है कि हम यूक्रेन से अपने जो रिलेशंस हैं, जो कि रशिया यूक्रेन के चक्कर में थोड़े से बिगड़ गए थे, उनको नॉर्मलाइज करें। तो इसी के साथ हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे भारत अपने जो कार्ड्स है वो बहुत ही कैलकुलेटेड वे में खेल रहा है। अब हम एक क्लियरली भारत को एक
साइड पिकअप करता देख सकते हैं वो है हमारे खुद के इंटरेस्ट का साइड, और इसके लिए हमें थोड़ा बहुत हर पार्टी से अनबन या डिसएग्रीमेंट झेलनी पड़ेंगी। बट जब हम बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो ऐसी डिसएग्रीमेंट्स दूसरे देशों से आना लाजमी है। और मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट सबसे बड़ा हमारा इम्पॉर्टेंट फोकस होना चाहिए एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के तौर पे, जो कि हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाले समय में बनाएगा, और हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है दूसरे देशों से ब्लैकमेल हो जाने की कभी कभी कुछ मामलों में, वो है इंजन्स का ना होना, चाहे वो जेट इंजन्स का हो, चाहे वो नेवल इंजन्स का हो, चाहे वो टैंक्स के इंजन्स का हो। इनका ना होना हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक कमज़ोरी है। हमें इन इंजन्स के ना होने की प्रॉब्लम बार बार खलती है, और जो अभी के फंडिंग्स है हमारे इंजन प्रोग्राम में, चाहे वो कावेरी इंजन हो, चाहे वो अर्जुन के लिए डाट्रान जो नया इंजन बन रहा है वो हो, मेरे ख्याल से बहुत ही इनएडिक्वेट है। मेरी एक बहुत खास रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोगों से, जो कि इस मामले को देखते हैं, जो इस इशू को संभालते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से, कि एक पूरा का पूरा इनिशिएटिव चलाया जाए हमारे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ हर टाइप के इंजन्स डेवलप करना हो, चाहे वो लैंड सिस्टम्स का हो, चाहे वो एयर सिस्टम्स का हो, और या फिर चाहे वो नेवल सिस्टम्स का हो। हमारा एक पूरा बजट इस पे जाना चाहिए कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इंजन कैसे डेवलप करें, और इसमें सबसे बड़ा पार्ट प्राइवेट इंडस्ट्री का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ जो होती है, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, उनके बहुत ज़्यादा अपने लिमिटेशंस होते हैं, उन्हें हर चीज़ के लिए परमिशंस लेनी पड़ती है, उनके प्रोसेसेस काफ़ी इस चक्कर में स्लो हो जाते हैं। ये इशूज़ प्राइवेट कंपनीज़ के साथ नहीं होती है, वो कई प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से एग्जीक्यूट कर सकती है। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए अब कि हम कैसे अपने हर मेजर इक्विपमेंट के लिए एक इंजन और या फिर प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप कर सके इन हाउस विदाउट एनी मेजर फॉरेन हेल्प। हो सकता है किसी कंपनी से, बाहर की कंपनी से हमें कंसल्टेंसी लेनी पड़े, लेकिन ठीक है, अगर कंसल्टेंसी लेनी पड़े तो वो भी ठीक है। बट अगर हम इस मामले में इवन 50-60% भी सक्सेस पा लेते हैं कि हमारे पास कई सिस्टम्स के जो इंजन्स है वो इन हाउस इंडिजिनसली डेवलप्ड है और कमर्शियलाइजेशन के लिए रेडी है, तो इसका एक पॉजिटिव असर हमारे फॉरेन पॉलिसी पे क्लियरली दिखेगा। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हम जिस तरीके से हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परस्यू कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के मैटर को हैंडल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर और कोई तरीका है नहीं इस इशू को हैंडल करने का। कई लोग ये बोल रहे हैं कि हम एक तरीके से मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये उनके विचार हो सकते हैं, बट चूंकि हम एक न्यूट्रल पार्टी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, तो हम बेहतर होगा कि हम दोनों साइड से एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बना के चलें। और इसी के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म करता हूं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।